नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कारती देवी। हमारे साथ जुड़े हैं आरएसएन सिंह सर। और आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए मैं ये कहूँगी आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वार्म अप करते हुए आती हैं और जिसको बोलते हैं ना मंथन, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी और फिर सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। नक्सल, मेओइस्ट, रेड कॉरिडोर, दिस हैज बीन अ लॉन्ग टॉक, बट इनके जो दूरगामी असर है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जी सर। गायत्री जी, आपके दर्शकों को का मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मैंने आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में एक टॉप पेज पे एक खबर पढ़ी और वो खबर थी कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर गांव, तिमारपुर गांव में, जो कि बीजापुर के पास है, वहां पर एक 45 वर्षीय महिला, जिसका की नाम लक्ष्मी पदम था, उसे माओवादियों के पीएलजीए यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के सदस्यों ने अपने घर से उसको घसीटा, बाहर घसीटा और उसके बच्चों के सामने, उनकी मां के सामने उनका गला घोंट के मार दिया। बच्चे चिल्लाते रहे, मां जो है विनती करती रही, बच्चे उनके पैर पे गिर गए, लेकिन उन्होंने उनको भी बड़ी बेरहमी से पीटा और उनकी एक न सुनी और फिर उनके सामने उनके मां की जान ले ली। मैं जब ये कह रहा हूं तो मेरा दिल दहल उठता है। और ये उस इलाके में ये 63rd, अगर अखबारों की माने तो ये 63rd सिविलियन किलिंग है माओवादियों के द्वारा। ये बस्तर डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। और ये सब क्यों किया? क्योंकि उनका कहना था कि ये महिला जो है ये पुलिस इन्फॉर्मर, और ये पुलिस इन्फॉर्मर के नाम पर न जाने कितने लोगों ने माओवादियों के हाथों अपनी जान गंवाई। क्या एक पुलिस इन्फॉर्मर होना, मान लीजिए मैं ये नहीं जानता कि वो पुलिस इन्फॉर्मर थी या नहीं थी, लेकिन आज स्टेट को ये तय करना पड़ेगा कि क्या पुलिस का इन्फॉर्मर होना, क्या लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी में स्टेट की मदद करना क्या एक गुनाह है? और अगर ये गुनाह नहीं है तो सरकार को जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेंसेशन है, उसको ये बात तय करनी होगी और उसका ये कर्तव्य बनता है कि एक जिम्मेदार नागरिक को अपना जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो करने के लिए आपको एक सही माहौल बनाना होगा। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो ये जानिए कि आपने एंटी नेशनल फोर्सेस को और भी ज्यादा आपने प्रोत्साहन दिया है। तो ये एक छोटी सी बात नहीं है। और ये आज 2024 है, मैं 2008 की बात आपको कह रहा हूं कि एक बांदीगुड्डा एक गांव है मलकानगिरी में, 2008 की बात है कि इसी तरह से एक पुलिस इन्फॉर्मर को वहां से वो खींच के ले आए बाहर, कहा कि ये मुखबिर है, इन्फॉर्मर है पुलिस का, और उस आदमी का नाम था मुकुंद माधी। उसको एक दलाम कमांडर जिसका नाम था भगत, उसने पूरे गांव के सामने उसको मारा और लोगों को टेरराइज करने के लिए उसने उसका फ्लैश खाया। उसने उसका फ्लैश खाया। तो अब ये देखिए क्या है कि
मैं आपको क्या कहूं कि हम जिहादियों की बात करते हैं, एक जिहादी टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, कई तरह के टेररिज्म है यहाँ पे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इतना, ये तो आईएसआईएस से भी बढ़कर है इनका टेररिज्म जो है, ये माओइस्ट का। और सबसे बड़ी बात है कि इस टेररिज्म का पेटर्नेज जो है आपको ये अर्बन नक्सल्स के द्वारा दी जाती है। अब आप पूछेंगे अर्बन नक्सल्स कौन है, तो सबको मालूम है, पॉलिटिशियंस हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, पूरी एक इनकी व्यवस्था है। और ये जितने लोग हैं कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानते हैं कि अपना अपना जो मर्डरस, इनका जो थिंकिंग जो है, जो इनका डीएनए है, फिल्म मेकर्स हैं तमाम, ये लेफ्ट, ये जो ब्रिगेड के लोग हैं, ये सब के सब, ये सब के सब अंदर से क्रूर लोग हैं। पता नहीं ये अपने बेडरूम के अंदर में या घर के अंदर में ये कैसा बर्ताव करते होंगे, बट दे आर मर्डरस। मेरा सवाल यह है कि आज एक ऐसी खबर आई है, क्या इसके इसकी इसकी प्रतिक्रिया आपने कहीं देखी है? मुझे मालूम है आज किसी चैनल पे इस पर डिबेट नहीं होगा, कहीं जुलूस नहीं निकलेगा, कहीं कैंडल मार्च नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी वो संस्थाएं जो कि हमारे जीवन पर असर करती हैं, एक आम भारतीय के जीवन में, वो उन संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों की ऐसी पैठ है। और मुझे याद है, यही नहीं, जब मैं कह रहा हूं कि और भी आप कोई दहशतगर्दी, जो तमाम दहशतगर्दी जिसका मैंने नाम लिया, आप देखो कि ये 2008 की बात ही है, ये जब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट आरपीएन सिंह जब थे, उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में कि 30% जो माओइस्ट कार्डर्स हैं वो विमेन है, एंड मोर वन देन वन थर्ड ऑफ द अटैक्स आर लेड बाय विमेन कार्डर्स। आप क्या कर रहे हो? आप पूरे सोसाइटी को ब्रूटलाइज कर रहे हो, उनको शादी नहीं करने देते हो, और वो शादी कर लेते हैं तो ये बाबा आमटे जो क्रिश्चियन था, उसका बेटा उनका वैसेक्टमी ऑपरेशंस करता है कि सो दैट डोंट फैमिली ना शुरू करें, और ये जो आर्म्ड कार्डर्स जो है उसको पीएलजे जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उसको ना छोड़े। बाबा आमटे का बेटा वैसेक्टमी ऑपरेशंस, गद्रचिरौली एरिया में वो करता है, अब पता नहीं अभी अभी वो क्या कर रहा है। तो ये जब मैं कह रहा हूं कि ये बात इतनी गंभीर क्यों है, और ये लोग इसको समझे कि जब आपकी औरतें इस तरह की, मतलब ये ऐसी निर्मम हत्याएं कर सकती हैं, तो आप समझ जाओ कि वहां पे किस तरह का दहशत गर्दी होगा, और समाज का क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने शुरू में ही कही कि हम कुछ इसका हल भी बताएंगे, हल तो आपके सामने है। ये है एक इंपोर्टेड आइडियोलॉजी और उसका असर। क्या लोगों के, बाय जस्ट मेयरली गिविंग स्टैटिस्टिक्स, कि अब इतने बचे हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं, क्या मानसिकता बदली है? अगर आप ये समझते हैं, जैसा मैं समझता हूं कि मानसिकता नहीं बदली है, तो ये किसी न किसी और रूप में ये म्यूटेट करेगा। टेक इट फ्रॉम मी। जब मैं औरतों के ब्रूटलाइजेशन, औरतों और बच्चों की ब्रूटलाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो वो आप महेंद्र कर्मा का मैसेकर याद रखिए, 2013 की बात है, मई 2013 की। महेंद्र कर्मा को इन्होंने एम्बुश लगा के मारा,
मारने के बाद उनके डेड बॉडी के चारों तरफ अपने राइफलों के साथ ये महिलाएं जो है ये नाच रही थी। उसी प्रकार से जैसे कि 2010 में ये 76 सीआरपीएफ सोल्जर जब मारे गए थे तो जेएनयू में जैसे लोग डांस कर रहे थे, उसी प्रकार से तो ये महिलाएं डांस कर रही थी। उसको क्या बोलेंगे? विल यू कॉल इट द डांस ऑफ डेथ? क्या? जो लड़का रेडियो सेट हैंडल कर रहा था, वो लड़का ही वॉज जस्ट 10 years old। आप समझिए कि किस स्तर का ये टेररिज्म। और उसी में बीसी शुक्ला भी इंजर्ड हुए, यहां पर आए आपके गुड़गांव में अस्पताल में, ही सकम टू हिज इंजुरीज। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को कोई दुख था इसका? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके बाद जो चुनाव आए उसमें राज बब्बर उस समय कांग्रेस में थे, उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि जो माओवादी हैं जो ये क्रांतिकारी हैं, उनको इज्जत का जामा पहनाने की कोशिश की। तो क्या क्रांतिकारियों ने महेंद्र कर्मा और बीसी शुक्ला की जान ली? ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। और इसमें क्या कांग्रेस पार्टी कॉम्प्लिसिट थी? आप बताएं मुझे कि जो जिस आदमी पर सबसे बड़ी शक की सबसे ज्यादा शक की सुई थी, उसका नाम था कवासी लखमा। कवासी लखमा को सोनिया गांधी ने पर्सनली वहां का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया। एरिया बहुत मिनरल रिच है, आपको मालूम है। इट अबाउंड्स इन मिनरल्स, नॉट ओनली ये बॉक्साइट और ये आयरन और ये सब तो है ही, साथ में वहां रेयर अर्थ मटेरियल का भी बहुत बड़ा भंडार है। और इसी इलाके के कारण शायद बहुत कम, इट इज अ लिटिल डाइग्रेशन बट नेवरदलेस, मैंने एक किताब पढ़ी है सरदार पटेल में की, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो इंटरिम गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे तब उनके हाथ एक फाइल लगी। जब उस फाइल को उन्होंने खोल के देखा तो उनके होश उड़ गए। उसमें ये लिखा हुआ था कि इस एरिया को, यानी कि बस्तर रीजन को, अंग्रेजों को उसको लीज पे दे देना है, लीज इन परपेचुटी। सॉरी, अंग्रेजों के द्वारा ब्रोकर्ड बाय द ब्रिटिश, निजाम को लीज पे दे देना है। तो जब उन्होंने ये पढ़ा, और उस समय जो बस्तर के राजा थे, ही वाज हार्डली 13-14 years old, 14 years old, तो उनके होश उड़ गए। और तब उन्होंने कहा कि अब पार्टीशन के लिए हम एक बिल्कुल वेट नहीं कर सकते। लेकिन वो कहानी तो आज भी यही है ना, आज भी जारी है। तो आप देख लीजिए कि ये किस तरह का पेट्रनेज रहा है ये सोनिया गांधी को। और वो पेट्रनेज तो साफ था। जब वो विनायक सेन का जब ट्रायल हो रहा था, बाय द वे विनायक सेन इज अ क्रिश्चियन, अगेन चर्च का आदमी, कभी एक पेशेंट नहीं देखा, ये उल्टे सीधे काम करता रहा, माओवाद को फैलाता रहा। जब इस पर कार्रवाई हुई तो मैडम सोनिया गांधी ने जो यूरोपियन कमीशन के जो मेंबर्स थे उनको इजाजत दे दी कि आइए रायपुर में ट्रायल देखिए। मैडम वहां गए, रायपुर हाई कोर्ट में खड़े रहे, उनका पूरा ट्रायल देखते रहे। दिस वाज द काइंड ऑफ प्रेशर दैट वाज पुट ऑन आवर जुडिशियरी। और उसके बाद से विनायक सेन को
प्लानिंग कमीशन, उस जमाने में प्लानिंग कमीशन होती थी, उसके एक हेल्थ कमेटी का उसको चेयरमैन बनाया गया कि देख लो तुम क्या क्या कर सकते हो। सोनिया गांधी के जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी मैडम, उसमें पूरे के पूरे माओवादी अर्बन नक्सल्स वो भरे हुए थे। ये केजरीवाल क्या है और इसके जो साथी हैं आप देख लो, सब ये अर्बन नक्सल बैकग्राउंड के ये लोग हैं। तो देखिए, ये प्रियंका गांधी ने जब ये कांग्रेस की जो टीम बनाई थी अपने नीचे आज से कुछ साल पहले, सारे के सारे आईसा के मेंबर्स थे, सब माओवादी थे उसमें, छटे हुए माओवादी। अब आप कहेंगे कि इनको आखिर माओइज्म, मिनरल्स एंड कन्वर्जन, ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड। मिनरल्स कहां पे है, जिसको आप ट्राइबल एरिया बोलते हैं। कन्वर्जन कहां हो रहा है सबसे ज्यादा, ट्राइबल एरियाज में हो रहा है। और इसीलिए इन्होंने माओइज्म को ये करने के लिए ये ट्राइबल एरिया में इतने ज्यादा सक्रिय हैं। आपने एल्गार परिषद का नाम सुना होगा, 2018 पुणे में जो हुआ था, एल्गार परिषद के लोग, जिसमें ये कई लोग थे, जैसे कि आपका सुरेंदर गैडलिंग, रोना विल्सन, महेश राउत, स्टेन स्वामी, ये सब मिलके मोदी साहब के असैसिनेशन का प्लान बना रहे थे। और ये स्टेन स्वामी जो है, स्टेन स्वामी जो है, ये कैथोलिक प्रीस्ट है। अभी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, अभी चेन्नई में उसका क्या उसका कहीं आइडल वाइडल लगा रहे हैं, तो कई बस्ट वस्ट शायद इंस्टॉल करने की बात रही। ही कैथोलिक प्रीस्ट, मेंबर ऑफ द जेजुइट ऑर्डर, ठीक है। ये फादर एक टेररिस्ट था मैडम, स्टेन स्वामी। स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती को मारा गया, ही वॉज मर्डर्ड इन कंधमहल इन उड़ीसा। बहुत बड़े संत थे। एक उन्होंने एक स्कूल खोला था सनातन लड़कियों के लिए, बोर्डिंग रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें 250 लड़कियां थी। वो गांव वालों को कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन और ये तरह तरह की चीजें, उनको अच्छी बातें सिखाते थे, फॉरेस्टेशन, और वो लोगों का वो क्रिश्चियन रास्ता अपनाने से रोक रहे थे। कई क्रिश्चियन गांवों में वो लॉर्ड जगन्नाथ के जो ये हैं, उनकी मूर्ति लेके उनका वो यात्रा निकालते थे, ठीक है ना, ट्राइंग टू वू देम बैक इनटू हिंदुइज्म। ही वाज मर्डर्ड, ही वाज मर्डर्ड। मतलब ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो क्रिश्चियन जो माओइस्ट हैं, उनके द्वारा इनका मर्डर करवाया गया। और ये पहला मर्डर नहीं था मैडम, आपको मतलब कई ऐसे मर्डर हुए। और आपको वो भी किस्सा याद होगा, जब सोनिया गांधी के कहने पे शी ब्लैकमेल्ड जयललिता इन अरेस्टिंग शंकराचार्य साउथ में। शंकराचार्य, उस समय इनकी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, उसको रातों रात उठवा लिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कन्वर्जन को रोक रहे थे, घर वापसी का प्रोग्राम वो चला रहे थे, ठीक है। और जब ये देखिए
कि लक्ष्मी नंदा सरस्वती पे, लक्ष्मण नंदन सरस्वती पे ये 8वां अटैक, लेकिन उनको एक सिक्योरिटी गई थी एक आदमी की, और जब उनका मर्डर होता है तो वो एक भी छुट्टी पर था और उसका रिप्लेसमेंट नहीं दिया था। द स्टेट वॉज कॉम्प्लिसिट। उसके बाद जब ये हुआ तो क्रिश्चियंस ने अपने ही घरों में आग लगा दी, चर्च में जाके छुप गए, और उसके बाद पोप बेनेडिक्ट ने वहां से चिंता जाहिर की ये वेटिकन से। इनके मर्डर के बाद, असैसिनेशन के बाद उन्होंने कोई शोक नहीं जाहिर किया। तो ये देखिए ना, अब है क्या कि जब से हमने देखा है कि ये जो इसके पहले, हाँ, ये प्रोफेसर, जजेस, लॉयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखो ये जीएन साई बाबा, ये प्रोफेसर, ये क्या था? ये दिल्ली में अर्बन नक्सलिज्म फैला रहा था। यहाँ पे ये पैसे मंगाता था फ्रॉम द एरिया ऑफ, कौन, क्या नाम था उसका, हेम, लड़के का, हेम मिश्रा, गर्दचिरौली से वो पैसे मंगाता था दिल्ली में टू स्प्रेड अर्बन नक्सलिज्म। एक अर्बन नक्सल का केस आया मैडम दिल्ली हाई कोर्ट में। जज साहब की पत्नी जो थी वो नक्सल थी। जज साहब ने बिल्कुल 8 बजे सुबह कोर्ट खोला और जो व्यक्ति था उसको उन्होंने बेल दिया। और अभी नहीं, आज से 20-25 साल पहले मुझे किसी ने पटना में कहा था कि ये जितने माओवादी हैं सर, ये पता नहीं जैसे ही गिरफ्तार होते हैं अगली जहाज से कोई ना कोई वकील आ जाता है इनको बेल दिलवाने। ये कितना बड़ा डीप ये नेटवर्क है। उसके बाद आपने देखा कि गौतम नवलखा को किस तरीके से बेल दिया गया। कोर्ट ने इनको सारी सुविधाएं दी कि घर पे भी रह सकते हैं, लाइब्रेरी भी होगा इनका, वो भी होगा सब। बस नेहरू जी के स्टेचर के थे भाई, वो भी तय करते थे ना कौन सी जेल में जाएंगे, कहाँ मुझे वो मेड टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट मिलेगा, कहाँ वो पूरा स्पेशल कुर्सी टेबल होगा, कहाँ स्पेशल कलम होगी, है, फ्रॉम लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर। जब मैं कहता हूँ लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, इमेजिन कीजिए वो पूरी किताब बन गई, और इनको, वीर सावरकर को केवल एक चिट्ठी लिखना अलाउड था साल में। दैट इज द दिस थिंग। अब बात यह है कि मैं जो आ रहा हूं कि सबसे दुख की बात क्या है, ये सब चल रहा है, सारी गतिविधियां जो चर्च के द्वारा है, माओवादियों के द्वारा है, जो मणिपुर में आप देख रहे हो, उसमें चर्च का क्या हाथ है? Church is also heavily into narcotics, not only here but in Myanmar as well. लेकिन आपने आज एक अखबार में एक न्यूज पढ़ी होगी कि इंडियन आर्क बिशप among 21 clergies installed as cardinal by Pope Francis. Indian Archbishop among 21 clergies installed as cardinal by Pope Francis. उनका नाम है कुवलक्कड। अब आप बताइए मैडम, क्या तुक बनता है? हमारी जो पीएमओ है उसने कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। इज राइटिंग टू द वेटिकन, टू द पोप। आप एक तरह से इस बात को रीअफर्म कर रहे हो कि कोई भी हिंदुस्तानी जो कार्डिनल बनता है उसके ऊपर जो सॉवरेनिटी है वो पोप की है।
यही चाइना कह रहा है। चाइना ये कहता है कि देखो क्रिश्चियनिटी तुम फॉलो करो, इस्लाम फॉलो करो, लेकिन तुम्हारा बाप कहीं और नहीं बैठा हो सकता है। ये चाइनीज का कहना है। और यहां पर पीएमओ, मतलब आई एम surprised that they have sent a message saying that it's a matter of immense pride. What pride? Firstly, he converted to Christianity for whatever inducement or whatever attraction or whatever compulsion or whatever pressure. And secondly, you were rewarding him. And then this cardinal ये कई हिंदुओं की हत्याएं करेगा, उनकी हत्याएं कराएगा जो इसके रास्ते में कन्वर्जन के इनके एजेंडे पे जो बाधा बने। एक ऑस्ट्रेलिया से आदमी ग्राहम स्टेन्स आके यहाँ पे कन्वर्जन कर रहा है, और उसका वो क्या कर रहा था यहाँ पे आके? अभी ऑस्ट्रेलिया में जो वहां के जो मूल वासिंदे हैं, अभी उन्होंने कहा कि द ब्रिटिश किंग इज नॉट आवर किंग। वहां पर काम करो ना, यहां पर क्यों काम कर रहे हो? और ऐसे भी तो तुम चोरों चक्कों के बीच के वंशज हो। ऑस्ट्रेलिया कौन है? इट्स अ कंट्री ऑफ कॉन्विक्ट्स, एंड अ कंट्री ऑफ कॉन्विक्ट्स trying to teach, trying to civilize people who belong to a very old civilization, who are nature worshippers. उसके बाद यहीं पर नहीं रुकी है हमारी ये सरकार। हमारी सरकार ने जॉर्ज कुरियन के उसमें एक डेलीगेशन भेजा है टू वेटिकन टू विटनेस द सेरेमनी। ये क्या है? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है भाई? तो देखिए, मैं इन्हीं सब चीजों को, अब आप कह रहे हैं कि ये जो आपका स्टेन स्वामी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये फादर के उसमें किस तरीके से यहाँ पर टेररिज्म ये फैला रहा था, किस तरह से प्लॉट कर रहा था टू किल आवर प्राइम मिनिस्टर। इसके बावजूद कि आपको मालूम है कि ये कितने एनजीओज जो हैं यहाँ पर ये गलत काम कर रहे हैं इस कंट्री में, किस तरह से ये मिनरल एक्टिविज्म चला रहे हैं। पूरी मणिपुर में शुरुआत वहीं से हुई है, दो चीजों से, मिनरल एक्टिविज्म एंड नार्को, ये दो कारणों से हुई है। तो मैंने कहा कि आज ये इस पे चर्चा की जाए। आप देखें टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये ओपीएम कल्टीवेशन में, ये प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन प्लानिंग में, ये कोई इनसे पाप छुप बचा नहीं। टेररिस्ट ये, और तब ये सरकार का रवैया है। आई एम शॉक्ड। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं, और आई जस्ट दिल जो है वो बड़ा बहुत, आज जब अखबार सुबह पढ़ा तो बहुत दर्द हुआ। और ये जब मैं इसको, मैंने बहुत आई वाज पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ होम, आज से 10-15 साल पहले की बात, 15 साल हो गए। मैं एक एमएचए की टीम का मेंबर था, टू इन्वेस्टिगेट or to conduct a study on Maoism.
तो मैं सारे स्टेट्स में गया और छत्तीसगढ़ भी गया, मैं सुकमा गया, मतलब वो दांतेवाड़ा रीजन में गया, एंड आई मेट द कलेक्टर, वी मेट द कलेक्टर एंड एवरीबॉडी. यू नो व्हाट द कलेक्टर ऑफ सुकमा टोल्ड मी? ही सेड, सर ये इतने मतलब क्या नेगेटिव लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, विचारधारा है ये. मुझे याद है गायत्री जी, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंदर उन्होंने वो रिमोट एरियाज में बिजली पहुंचाने की कोशिश की. तो जगह जगह लोहे के बड़े बड़े पाइलन्स लगाए गए, ये सोचकर कि लोगों तक ये बिजली पहुंचेगी. लेकिन माओवादियों ने नहीं सोचा. माओवादियों ने सोचा कि बिजली पहुंचेगी, डेवलपमेंट होगा, लोग टेलीविजन देखेंगे, बाहर की दुनिया के बारे में इनको पता चलेगा. ये तो होना नहीं चाहिए. तो कलेक्टर साहब ने मुझे बोला, यू द यंग बॉय, कि इन्होंने दे फाउंड अ वेरी नोवेल मेथड. पाइलन के चारों तरफ ये लकड़ी पूरा स्टैक कर देते थे और आग लगा देते थे उसमें. तो पाइलन अपना ही बेंड कर, पूरा का पूरा पाइलन जो है वो बेंड हो जाता था. तो ये जो कहानी आप पढ़ते हो ना, ये सुनते हो कि ये डेवलपमेंट और ये वो ये सब because of lack of development, you know, Maoism is there, etc. Nonsense, absolute nonsense. अब आप कहोगे बिकॉज ऑफ लैक, बहुत दिन तक ये भी चला ना, ये थियोरी, कॉन्ट्राइव थियोरी की बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट कश्मीर में प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट जिहादिज्म है. तो ये है, देखिए अभी हो क्या रहा है. आप ये पूरे फिनोमिनन को समझिए कि जब ये लेफ्ट वाले खुद कैपिटलिस्ट हो गए ना, तो अब उन्होंने वोकिज्म का रास्ता चुना है. ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज हैपनिंग. शादी क्यों करनी, बच्चे क्यों पैदा करना, बीवी जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं होती, सेम सेक्स मैरिज, ठीक है ना, सभी जगह ये होना, मतलब यू नो व्हाट वोकिज्म स्टैंड्स फॉर. तो इसीलिए ये जो मुद्दा जो मैंने आज आपके साथ चर्चा की वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसके बहुत रैमिफिकेशंस हैं. अब आप पूछेंगे कि इसका हल क्या है. काइंडली let us disabuse people of these ideologies. आरएसएन सिंह ने बहुत किया इसके ऊपर पिछले 10-15 साल से. किताबें लिखी, टेलीविजन पे वो किया. ये आपका जो वो क्या था, अरे वो स्वामी जो आता था पहले, टेलीविज नो मोर नाउ, इन सबको मैंने एक्सपोज किया. लेकिन एक अकेला मुझसे या मेरे जैसे कुछ और लोग से नहीं होगा. द गवर्नमेंट मस्ट have some, they should have, plans to how to disabuse people of these imported ideologies. ये चर्च, ये माओइज्म, ये जिहादिज्म, ये हमारे मिट्टी से नहीं ये पैदा हुई. और जो चीज आपके मिट्टी से नहीं पैदा हुई है वो आपको तबाही ही देगी, वो आपको तबाही देगी. अगर आपने माओइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट को बैन कर रखा है तो आयशा को भी बैन कीजिए. ये जितने ये खूनी विचारधारा के जो आपके एकेडमिया में लोग हैं उनका पर्ज कीजिए, जजेस को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको पब्लिकली उनका नाम पब्लिक कीजिए. नहीं तो ऐसे वारदात होते रहेंगे, बच्चे देखते रहेंगे और उनकी माओं की जान जाती रहेंगी. मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं.
आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से बिकॉज़ सर जिस तरीके से माहौल बना दिया गया इनके आस-पास में, इनकी महिलाओं को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। महिलाओं को ममता की मूरत माना जाता है, बच्चों को इनोसेंट माना जाता है, पर जब माहौल वैसा रहेगा, आस-पास का एनवायरनमेंट वैसा रहेगा, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू नॉट टू बी टच्ड। बहुत मुश्किल है ये कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और इस इन लोगों को ना इस तरीके से स्टोरी सुनाई जाती हैं, जिससे भारत के खिलाफ ये लोग हथियार उठा लेते हैं। बच्चे, हमने वो कौन-सी डेढ़ इश्क क्या मूवी देखी थी? वो अर्बन नक्सली तो थे या नक्सली तो थे और क्या कहेंगे उन्हें? वहाँ पे वो 12-15 साल का बच्चा बड़े उससे कह रहा है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट तुम हो, नदी के पास मारने के लिए ले जाने के लिए। जिस तरीके से हथियारों का ज़खीरा दिखाया जाता है उस मूवी के अंदर, उसे समझ में आना चाहिए कि इनकी पेनिट्रेशन कहाँ तक पहुँच गई है और किस हद तक पहुँच गई है। सो दिस इज़ वेरी आई नो बट अर्बन नक्सल मैं ये बोलूँगी इनके डीएनए में है बीइंग सैडिस्टिक। इट इज़ वेरी सैडिस्टिक और ये एक अलग तरीके की साइकोलॉजी है, जहाँ पर दूसरों को दुःख ही देखकर, दूसरों के दुःख में बड़ा मज़ा आता है, बड़ी तसल्ली मिलती है। इसको बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेज़र। दे सफर फ्रॉम दैट डिज़ीज़ कॉल्ड सैडिस्टिक प्लेज़र। सब कुछ अच्छा रहेगा बट उस अच्छे में उनको अच्छाई नज़र नहीं आएगी, उस अच्छे में वो बुराई ढूँढ लेंगे। ये इनका फितरत है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप थैंक कंट्रीब्यूट यू। करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।